हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ सी शार्प का ये सेकंड पार्ट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू टाइप्स, डेटा टाइप्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना जो आईडी है वो मैं खोल लेता हूँ, विच इज़ विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी वर्जन। ठीक है। देन मैं क्लिक करूँगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लैंग्वेज है वो सी शार्प हो, प्लेटफॉर्म में ऑल प्लेटफॉर्म्स, और आपका जो टेम्पलेट है वो है कॉन्सोल एप्लीकेशन, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ हो। तो आपको दो टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, एक डॉट नेट कोर का और एक डॉट नेट फ्रेमवर्क का। तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। एंड देन जो आपका प्रोजेक्ट नेम है वो प्रोजेक्ट नेम होगा एप्लीकेशन 2। देन जो आपका चेकबॉक्स है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन दी सेम डायरेक्टरी वाला, वो चेकड होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। आपका जो फ्रेमवर्क है वो डॉट नेट 6.0 होना चाहिए, विच इज़ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। एंड देन आपका जो चेकबॉक्स है डोंट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, वो अनचेक्ड होना चाहिए। जैसे आप क्रिएट करते हो, मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, ओवरराइट करता हूँ। आपके केस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर अभी एक काम किया था, तो मैंने इसको वापस से ओवरराइट किया है आपके लिए। ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमने बात किया था कि एक जो सी शार्प प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले होता है नेम स्पेस। एंड देन आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है। फिर फिर आपका आएगा आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। एंड देन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक क्लास होगा, क्लास प्रोग्राम। ठीक है। एंड देन उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होगा। ठीक है। उस क्लास के अंदर क्या है, उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन होगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एक कॉन्सोल एप्लीकेशन का। ठीक है। सी शार्प की बात करूँ तो मैं, तो जो आपका नेम स्पेस है, हमने बात किया था नेम स्पेस, क्लास, स्टैटिक, वॉइड। ठीक है। ये चारों के चारों क्या है, ये कीवर्ड्स है। ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, बेसिकली वो भी एक आइडेंटिफायर्स है। बट इन कीवर्ड्स का यूज आप किसी भी एक आइडेंटिफायर की नेमिंग के लिए आप नहीं कर सकते। ठीक है। और विजुअल स्टूडियो के अंदर और इवन वीएस कोड के अंदर भी आपको जो आपका रिजर्व्ड कीवर्ड्स है ना, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है वो जनरली आपको ब्लू कलर में देखने को मिलते हैं। ये कीवर्ड हो गया क्लास, ये भी ब्लू कलर के अंदर है, ये भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक, वॉइड, ठीक है, ये भी अपने आप में एक कीवर्ड है। नेम स्पेस मैंने जैसे कि कहा था कि ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बहुत से क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर बहुत से मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, फील्ड्स हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। जिस वेरिएबल का जो नाम है वो होना चाहिए, वो है नेम। एंड देन मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा एक वैल्यू असाइन करने के लिए। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको एनक्लोज करूंगा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। ठीक है। एंड देन चूंकि स्टेटमेंट है तो ये एंड होना चाहिए एक सेमी कॉलन के साथ में। ये एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है। एंड देन अगली लाइन में मैं कॉन्सोल नाम का क्लास का यूज करूंगा। एंड देन मैं उसमें जो वेरिएबल है नेम, मैं उसको पास करूंगा। ठीक है। तो क्या करेगा, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ये। जो भी आपका नाम है वो आपको दिखाएगा, जो आपने नाम डिक्लेयर किया है, जो आपने नेम डिक्लेयर किया है नेवियर, वो आपको दिखाएगा। ठीक है। सो बात करते कमेंट्स होता क्या है। तो जनरली कमेंट्स का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक डेवलपर को ये बताने के लिए करते हैं कि वो फंक्शन या क्लास कर क्या रहा है। ठीक है।
जैसे कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने जो कोड लिखा है वो आप किसी और को कैसे समझाओगे? मतलब कमेंट्स का यूज़ करके ना, ठीक है? और कमेंट्स वो लाइन्स होती हैं आपके कोड के अंदर जो जनरली सी शार्प कंपाइलर इग्नोर करता है, ठीक है? सी शार्प को आपके कमेंट से और व्हाइट स्पेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो ये चीज़ इग्नोर करेगा हमेशा, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स की, तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप डबल स्लैश लाइन का यूज़ करते हो एंड देन आप लिखते हो डिक्लेयरिंग ए डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल नेम डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल नेम डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम ऑफ टाइप टाइप स्ट्रिंग, ठीक है? तो आप ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? तो आप डबल स्लैश लाइन का यूज़ करके कमेंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है? तो उसके नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो ये जो कमेंट है, ये आपका जो कमेंट है ये किसी और प्रोग्रामर को बता रहा है, ठीक है? या होता क्या है कि जब भी आप 3-4 महीने बाद जब आप वापस कोड को पढ़ते हो, तो आपको समझने में आसानी होता है कि एक्चुअली में आपका जो स्टेटमेंट है वो कर क्या रहा है, ठीक है? स्टेटमेंट क्या है? एक्शन होता है जो कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, ठीक है? तो आप कमेंट्स का यूज़ एक तो खुद को समझाने के लिए करते हो कि आपका कोड कर क्या रहा है। इन फ्यूचर अगर आपको देखना पड़ गया 3-4 महीने बाद या 1 डेढ़ साल बाद कि वो कोड क्या कर रहा है, तो आप उस केस में कमेंट्स का यूज़ करोगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन कमेंट, पहली बात। दूसरा होता है डबल लाइन का मतलब मल्टीपल कमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मल्टी कमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो और मल्टी कमेंट्स का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? एक आपका स्लैश लाइन एंड देन एक आपका होगा एस्ट्रिस्क, ठीक है? एंड देन एस्ट्रिस्क एंड देन स्लैश लाइन, ठीक है? उसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग आपका क्या था? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू फ्रैंकलिन, ठीक है? एंड देन ये, तो जनरली क्या है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, बट चूंकि हमने इसको एनक्लोज किया है मल्टी लाइन कमेंट के अंदर, जो सिंटैक्स है मल्टी लाइन कमेंट का वो यही होता है, ठीक है? तो क्या कर रहा है कंपाइलर, इसको इग्नोर कर रहा है। जैसे ही मैं ये हटा दूंगा, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये एक अपने आप में एक, ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, ठीक है? तो डबल स्लैश का यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स आप इस सिंटैक्स का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो कीबोर्ड का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है? कंट्रोल को होल्ड करना है एंड देन के, ठीक है? एंड देन कंट्रोल प्लस सी, तो आपका जो लाइन है जहां पे आपने कर्सर प्लेस किया था वो पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। अगर आपको उसको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस के एंड देन कंट्रोल प्लस यू विच इज फॉर अनकमेंट, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस, तो अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस की, ठीक है? और अगेन वो फंक्शंस क्या है, कॉन्सोल नाम की क्लास में डिफाइंड है, ठीक है? वो फंक्शन क्या है, कॉन्सोल नाम की क्लास में डिफाइंड है। और कॉन्सोल नाम का क्लास बेसिकली तीन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। कॉन्सोल क्लास तीन फंक्शंस क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। वो तीन फंक्शन से पहला एक इनपुट स्ट्रीम, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम और तीसरा एरर स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे कोई एक वैल्यू ले रहा है, ठीक है? कोई एक हो सकता है कैरेक्टर ले रहा हो या कोई एक आपसे स्ट्रिंग ले रहा हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपने कोड कैसा लिखा हुआ है। दूसरा आपका आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी एक वैल्यू डिस्प्ले करता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। और जो तीसरा है वो है एरर स्ट्रीम। हो सकता है कि जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो कुछ चीज़ें आप भूल गए करना, ठीक है, और उस वजह से आपको एरर देखने को मिल रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। अक्सर एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत देखोगे फ्रीक्वेंटली एक्सेप्शन होगा, या जो टाइप कन्वर्जन आपने किया वो गलत होगा, तो आपको ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कॉन्सोल क्लास का तीन बेसिक फंक्शनैलिटी है जो मैंने आपको बताया: इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और एरर स्ट्रीम। अब जो आप इनपुट लोगे यूजर से, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके, वो कैसे लोगे? आप इनपुट लोगे, दो फंक्शंस उसके लिए हैं, ठीक है। कॉन्सोल नाम की क्लास में उसके लिए दो फंक्शंस हैं जिसका यूज आप कर सकते हो किसी भी यूजर से कोई भी एक वैल्यू लेने के लिए, और वो है रीड लाइन और रीड, ठीक है। मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। उसी तरीके से कॉन्सोल क्लास के अंदर ही एक आपके पास दो फंक्शंस और है, राइट लाइन और राइट, और उस फंक्शंस का यूज करके आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो। सो अगर मुझे यूज करना है, ठीक है, उन फंक्शंस को, तो मैं पहले डिफाइन करूंगा क्लास, कि वो किस क्लास के अंदर है। और बेसिकली क्लास क्या करता है? क्लास भी अपने आप में क्या है? एक डब्बा है, ठीक है। और उस डब्बे में आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, आपको मेथड्स या आप कह सकते हो फंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक फंक्शन को यूज करना है तो आप पहले टाइप करोगे क्लास एंड देन पीरियड, ठीक है, और आप जो फंक्शन का यूज कर रहे हो। वैसे तो आप देखोगे कि आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो आपको राइट लाइन भी दिखा रहा है, रीड लाइन भी दिखा रहा है, यानी कि इसमें मेथड्स भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं, इवेंट हैंडलर्स भी हैं, है ना। तो कॉन्सोल जो कि क्लास हो गया, एंड देन पीरियड, एंड देन आपका जो मेथड है यानी कि राइट लाइन, ठीक है। तो आपके पास टोटल चार फंक्शंस हैं। वैसे तो और भी फंक्शंस है, बट अभी स्पेसिफिकली हम लोग चार फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक आपका है राइट लाइन और एक आपका है राइट, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, कॉन्सोल डॉट रीड, ठीक है। तो कॉन्सोल जो क्लास है वो डिफाइंड है सिस्टम नाम के नेम स्पेस में, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और एल जब आप प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि अगर मैं इसको कोलैप्स करूं पहले तो, ठीक है, और जैसे ही मैं इस नोड को एक्सपैंड करता हूँ तो आपको दो नोड्स देखने को मिलेंगे। एक तो क्लास है, सी शार्प क्लास है, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस, और एक आपका है डिपेंडेंसी। उसको उस नोड को एक्सपैंड करो और आपको दिखेगा फ्रेमवर्क नाम का नोड, उसको एक्सपैंड करो, एंड देन आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट नेट कोड डॉट एप्लीकेशन। जैसे आप उसको एक्सपैंड करोगे तो आपको कुछ असेंबलीज देखने को मिलेंगी, आपको कुछ असेंबलीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो सिस्टम नाम के नेम स्पेस में आपको कॉन्सोल देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्सोल का काम क्या होता है? तीन काम ही है, सिंपल है, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। कॉन्सोल क्लास का जो तीन फंक्शनैलिटी है वो है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और एरर स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं इनपुट स्ट्रीम और एरर आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। सो आपके पास चार मेथड्स हैं, ठीक है। राइट लाइन और राइट, रीड लाइन और रीड, ठीक है। अगर आप देखो तो राइट लाइन मेथड और राइट मेथड अपने आप में एक दूसरे को कंफ्यूज कर सकता है। उसी तरीके से आपका जो रीड लाइन मेथड है और जो रीड मेथड है वो एक दूसरे को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि राइट लाइन और राइट मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। सो इंटीजर एक्स,
दैट इज गोइंग टू बी 19, और एक इंटीजर y में डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 89। ठीक। अब देखो, जो पहला फंक्शन है आपका वो है console डॉट राइट लाइन। ठीक है। ये जो राइट लाइन मेथड है, इसका दो काम है। ठीक है, इसका दो काम है कि आप ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में आप जो भी वैल्यू पास करोगे, ठीक है, उस वैल्यू का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले स्ट्रिंग पास किया हो, जैसे कि ऐसे द वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है, देन मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डालूंगा जीरो, इंडेक्स जीरो। ठीक है, एंड देन वाई इसमें मैं डालूंगा वन। ठीक है, इंडेक्स वन। आपने अगर मे बी अगर आपने सी और आपने सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो उसमें एरेज होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक एरे डिक्लेयर करते हो तो जो उसका इंडेक्स है, जो उसका स्टार्टिंग होता है वो होता है जीरो से। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपका जो स्टार्टिंग जो वेरिएबल है उसको उसमें जो इंडेक्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ज़ीरो। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड इंडेक्स की तो वो है वन। ठीक है, और हम इसको रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई वेरिएबल से। ठीक है, सी कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरी चीज़ को रिप्लेस करेगा एक्स की वैल्यू से, जो भी आपने एक्स की वैल्यू आपने स्टोर की है एक्स के अंदर, और इस पूरी चीज़ को वो मतलब रिप्लेस करेगा वाई की वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, जब हम पूरा पढ़ रहे होंगे फंक्शंस के बारे में। अभी के लिए इतना जान लो, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप उस फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर रहे हो। ठीक है, मैं चाहता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, सिर्फ एक्स लिखता, क्योंकि एक वेरिएबल है। ठीक है, ये भी आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है जो कि एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, आप चाहते तो आप दूसरा भी आप कर सकते थे। ठीक है, जिसमें आप एक स्ट्रिंग को पास कर रहे हो। ठीक है, हेलो यूट्यूब आई एम नेवियर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ओवरलोड्स हैं। ठीक है, आपने पहले में आपने सिर्फ एक वेरिएबल को आपने क्या किया है, एज ए पैरामीटर पास किया है। ठीक है, आप राइट लाइन को बोल रहे हो कि जो मैंने आपको पैरामीटर पास किया है आपको वो वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले करना है कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पे, यानी कि कंसोल में। साथ में आपको एक न्यू लाइन भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सिर्फ आपने इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है, इसमें आपने एक स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है, और इस मेथड में आपने स्ट्रिंग भी पास किया है, और आपने दो वेरिएबल्स भी पास किए हैं। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हम बात करेंगे, अभी इररेलेवेंट है। ठीक है, उसके बारे में बात करना। बट चूंकि राइट लाइन और रीड लाइन एक बेसिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, सी शार्प में आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए या वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा पहले तो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, पहले तो यहाँ पे रेड स्क्विगल आ रहा है तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, और जैसे ही रन होगा, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। राइट लाइन मेथड क्या कर रहा है, राइट लाइन मेथड जो आपने स्ट्रिंग पास किया था उसने उसको तो डिस्प्ले किया कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, या कंसोल पे। साथ ही साथ क्या किया उसने, उसने एक न्यू लाइन भी प्रिंट की है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एक लाइन है जो कि ब्लिंक कर रहा है, वो एक्चुअली में कर्सर है, वो कर्सर की पोजीशन है। तो जब भी आप राइट लाइन मेथड का यूज करते हो,
तो ना सिर्फ आप एक स्ट्रिंग को या आप एक वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हो कॉन्सोल पे, आप एक न्यू लाइन को भी क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। ठीक है। तो राइट लाइन मेथड का दो काम है, जो भी आपने वैल्यू पास की है उसको डिस्प्ले कराना, हो सकता है वो स्ट्रिंग हो सकता है वो वेरिएबल हो। ठीक है। साथ में एक न्यू लाइन को भी प्रिंट करना। उसी तरीके से अगर हम बात करें राइट मेथड की, अगर हम बात करें राइट मेथड की, तो चूंकि राइट मेथड में सिर्फ राइट है, तो इट मीन्स कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करोगे, सॉरी फॉर दैट, जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे, जो भी स्ट्रिंग या जो भी वैल्यू आप पास करोगे, वो उसको डिस्प्ले कर देगा कॉन्सोल पे। ठीक है, कॉन्सोल में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। सो ये आपका हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, सॉरी, दिस इज राइट मेथड, दिस इज राइट मेथड। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज राइट लाइन, दिस इज राइट लाइन मेथड। ठीक है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको रन करूं, तो आप देखेंगे कि, एक मिनट, पहले इसको क्लोज करते हैं एंड देन फिर रन करते हैं इसको। आप देखेंगे कि आपके कंसोल में दो चीज़ें, ये था आपका राइट लाइन मेथड। ठीक है, ये था आपका राइट लाइन मेथड। इसने जो भी आपने वैल्यू और स्ट्रिंग पास की उसने वो डिस्प्ले कर दिया। साथ ही साथ उसने जो न्यू लाइन प्रिंट किया था, उसमें क्या हुआ, उसमें राइट मेथड में आपने जो स्ट्रिंग पास किया था वो प्रिंट हुआ। देख रहे हो, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये नीचे कैसे चला गया। इट मीन्स जो कर्सर है पहले नीचे आया होगा, पहले कर्सर यहाँ था, है ना, पहले कर्सर यहाँ पे था, देन फिर कर्सर कहाँ पे आया, फिर कर्सर यहाँ पे आया, है ना। तो यही काम है राइट लाइन मेथड का। राइट लाइन मेथड का काम है कि एक वैल्यू को या एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना, साथ में एक न्यू लाइन प्रिंट करना। राइट मेथड का काम होता है कि आपने जो भी वैल्यू आपने पास की है या जो अभी आपने स्ट्रिंग पास किया है, आप सिर्फ उसको डिस्प्ले कर रहे हो और आप न्यू लाइन को प्रिंट नहीं कर रहे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो उसी लाइन में ब्लिंक कर रहा है। तो ये डिफरेंस है राइट लाइन और राइट मेथड में। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका राइट लाइन मेथड में और राइट मेथड में। आई होप कि आपको राइट लाइन और राइट मेथड में समझ में आया होगा और आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करोगे एक दूसरे से। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ सो दैट जब भी आप देखें तो आपके लिए इजी हो ये चीज़। ठीक है, और आप कभी भी कंफ्यूज ना करें इस चीज़ को। ठीक है। सो राइट लाइन मेथड is used to display, या आप कह सकते हो टू प्रिंट द वैल्यूज एंड टू प्रिंट टू प्रिंट द न्यू लाइन। ओके, ये आपका था राइट लाइन मेथड। अगर हम बात करें राइट मेथड की, जिसका काम है जिसका काम है सिर्फ वैल्यू को ही प्रिंट करना। सो राइट मेथड यूज टू प्रिंट द वैल्यूज। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज टू द कंसोल। ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा कि राइट लाइन मेथड और राइट मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड आई होप कि आप इसे कंफ्यूज कभी नहीं करेंगे। राइट लाइन मीन्स जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना, साथ में एक न्यू लाइन प्रिंट करना। राइट में आपको सिर्फ वैल्यू को ही प्रिंट करना है, ठीक है। जो आपका कर्सर है वो उसी लाइन में ही रहता है जिस लाइन में आपने प्रिंट किया। तो अभी आपने देखा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। आपने देखा कि आप कैसे राइट लाइन और राइट मेथड का यूज़ करके कोई भी एक वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो कंसोल में, या आप कह सकते हो कि ऐसा इंटरफेस जहाँ से एक यूज़र कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं रीड लाइन फंक्शन की या रीड लाइन मेथड की। रीड लाइन नाउ हमने खत्म कर दिया आपका जो आउटपुट स्ट्रीम होता है वो। अब बात करते हैं रीड लाइन मेथड क्या करता है, और रीड लाइन और रीड मेथड में क्या डिफरेंस है। रीड लाइन मेथड जो है वो यूजर से वैल्यू लेने के लिए किया जाता है, और रीड लाइन अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करूँ तो वो होगा मल्टीपल कैरेक्टर्स। आप चाहो तो एक स्ट्रिंग वैल्यू आप यूजर से ले सकते हो रीड लाइन मेथड का यूज करके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जब भी आप देखिए इस वीडियो को तो आपके लिए इजी हो उसको समझना। और जो डिफरेंसेस हमने देखे हैं अभी इस वीडियो के अंदर, ठीक है, उसको दिमाग में रखना, ठीक है। और आपका जो रीड लाइन है, आपका जो रीड लाइन मेथड है, इट इज यूज्ड टू रीड मल्टीपल कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अब देखो कॉन्सोल एंड देन पीरियड एंड देन रीड लाइन, ये सिंटैक्स जनरली होता है, हम बात करेंगे क्लासेस में। जब भी आपको किसी फंक्शन को एक्सेस करना है तो क्लास का नाम एंड देन आप पीरियड एंड देन जो फंक्शन आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। राइट लाइन में आपने देखा होगा कि आपने पैरामीटर्स भी पास किए, तो वो डिपेंड करता है कि अगर राइट लाइन है तो उसमें आप फंक्शन, मतलब आप उसमें पैरामीटर्स पास कर रहे हो। पैरामीटर्स बेसिकली ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में आपने जो भी चीज़ें सेपरेट की हैं, एक स्ट्रिंग को आपने सेपरेट कर रखा है कॉमा से, एंड देन आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर रखा है कॉमा से। तो ये पैरामीटर्स है। इसमें आपके अगर आप देखो तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग भी है, एक स्ट्रिंग भी है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग से लेके जाऊँ, एक आपके पास स्ट्रिंग भी है, एक वेरिएबल भी है, और एक वेरिएबल भी है। आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं। तो इसमें आप 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हो। तो आपको आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सी शार्प कंपाइलर वो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है कंसोल में, लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप यूजर से वैल्यू रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करूंगा वैर, ठीक है, एंड जेड, ये, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी चीज़ें आपको ब्लू में देखने को मिले उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। वैर भी एक कीवर्ड है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वैर एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है। आप सी शार्प कंपाइलर को फोर्स कर रहे हो कि मैं जो भी वैल्यू जेड को असाइन कर रहा हूँ उस वैल्यू के सिग्नेचर पे, ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना है कि वो फ्लोट होना चाहिए, कि डबल, कि स्ट्रिंग, की कैरेक्टर, की डेसिमल, ठीक है, कि बूलियन। समझ में आ रहा है। लाइक अगर आप एक साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर रहे हो और आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट आपको फ्लोट में मिलेगा कि डबल में मिलेगा, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप वैर कीवर्ड का यूज कर सकते हो। वैर भी अपने आप में एक डेटा टाइप ही है, लेकिन ये मल्टीपल टाइप्स को टारगेट कर सकता है,
मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये टारगेट कर सकता है। ठीक है। सो मैं जो भी वैल्यू रीड कर रहा हूँ यूजर से, मैं जो भी मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड कर रहा हूँ यूजर से, वो जाके किस में स्टोर होगा? वो जाके स्टोर होगा z नाम के वेरिएबल में। ठीक है, जिसका टाइप है var। var मतलब अपने आप में वेरिएबल है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट राइट लाइन। ठीक है, द वैल्यू, सॉरी, द वैल्यू ऑफ z will be what, एंड देन आपका जो सेमी कॉलन था। ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे अगेन, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ राइट, और इसको मैं करता हूँ राइट लाइन, सो दैट कि एक न्यू लाइन प्रिंट हो, और उस न्यू लाइन में आपको ये देखने को मिले। ठीक है, जो आपने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आपने पास किया है, ठीक है, इस मेथड के अंदर। वरना होगा ये कि राइट मेथड है तो सीधा जाके चिपका देगा उसको उसी लाइन के अंदर, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। ठीक है। सो बहुत सिंपल चीज़ थी। अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है z, जिसका जो टाइप है वो है var। और इस केस में हम सी शार्प कंपाइलर को फोर्स कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू हम z को असाइन करेंगे, जो भी वैल्यू हम z को असाइन करेंगे, तू देख लियो कि कौन सा डेटा टाइप उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, अब रीड लाइन है तो यूज़र चाहे तो एक इंटीजर वैल्यू दे सकता है, एक फ्लोट वैल्यू दे सकता है, एक कैरेक्टर दे सकता है, एक स्ट्रिंग दे सकता है। ठीक है, तो रीड लाइन में इन सभी को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो रीड लाइन किसी भी तरीके का इनपुट ले सकता है, ऐसा याद रखो। ठीक है, रीड लाइन किसी भी तरीके का इनपुट ले सकता है। अगर मैं और एक वर्ड यूज़ करूँ तो वो यूज़ करूँगा मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज़र से ले सकता है। ठीक है, एट ए टाइम। कहने का मतलब है, मैं अभी दिखाऊंगा नेवियर, अगर मैं टाइप करूँगा तो वो जो नेवियर है वो उसको स्टोर कर लेगा जेड के अंदर, एंड देन वो क्या कर देगा, प्रिंट करेगा उसको। ठीक है, अगर मैं उसको दिखाऊं करके, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आपका ये रन हो गया। एंड देन आपका देखो, अगर आप देखो तो आपके पास आ रहा है न्यू लाइन। ठीक है, देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेवियर कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ वर्ड नेवियर, तो इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन ए करेक्ट फॉर्मेट। सॉरी, ये आपका हो गया। नेवियर, द वैल्यू ऑफ जेड विल बी नेवियर। तो आपने देखा कि मैंने आपका जो सी शार्प कंपाइलर था, उसने क्या किया, उसने यूजर से क्या किया, उसने एक स्ट्रिंग लिया जो कि था नेवियर, एंड देन वो नेवियर उसने क्या किया, असाइन किया जेड नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब नेवियर अपने आप में एक स्ट्रिंग है ना, अब नेवियर अपने आप में स्ट्रिंग है, तो सी शार्प कंपाइलर क्या करता है, जो भी वैल्यू आप असाइन करते हो जेड को, और जो टाइप है उसका वो है वैर। ठीक है, जो उसका टाइप है वो क्या है, वो है वैर। तो जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे जेड को, उस वैल्यू के बिहाफ पे वो पता करेगा कि इसके लिए कौन सा डेटा टाइप फिट बैठता है। ठीक है, और वो उसे
प्रिंट कर देगा, मतलब सी शार्प ऐसा ही करता है, ठीक है। और वैर कीवर्ड इसीलिए यूज ही करते हैं जब आपको नहीं पता कि वो डेटा टाइप कैसा होगा, ठीक है। तो इस केस में आप यूज करोगे वैर कीवर्ड। ये एक यूनिवर्सल कीवर्ड है जो मल्टीपल डेटा टाइप्स को टारगेट कर सकता है। ये इंट को टारगेट कर लेगा, फ्लोट, डबल, डेसिमल, बुलियन, स्ट्रिंग, कैर, उसके बाद कई बार ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस होते हैं वो उसको भी क्या कर लेता है, टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि रीड लाइन में क्या होता है, रीड लाइन में आप मल्टीपल कैरेक्टर्स ले सकते हो, जैसे कि एक स्ट्रिंग, कोई एक नंबर, एक कैरेक्टर भी ले सकते हो, उसका सबसेट, मतलब उसका सबसेट ही हो गया, ठीक है। तो ये काम होता है रीड लाइन का, किसी भी यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट डालता हूँ और मैं लिखता हूँ कि रीड लाइन मेथड, अच्छा मैंने लिख दिया, सॉरी, सॉरी फॉर दैट कि मैंने ये कमेंट पहले ही कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको पहले ही कमेंट कर दिया है, ठीक है। सो आपने, मैंने जैसे कि मैंने बोला, आपने कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आपने टाइप की थी वो स्टोर हो गई जेड के अंदर, एंड देन वो अगेन प्रिंट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं रीड की, रीड मेथड की। रीड लाइन में आप कोई भी इनपुट आप डाल सकते हो, ठीक है। आप जो आपका सी शार्प कंपाइलर है वो कैसा भी इनपुट ले लेगा रीड लाइन मेथड का यूज करके, ठीक है। अगर हम बात करें रीड मेथड की, तो ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है, ठीक है, या आप कह सकते हो यूनिकोड कैरेक्टर लेता है, ठीक है। अगर मैं पहले कमेंट डाल दूं यहाँ पे, ठीक है। सो रीड मेथड is used to take a single character or even Unicode, ठीक है। सो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर ए, और मैं इसको असाइन करूँगा ए को, एंड देन मैं यूज़ करूँगा console डॉट राइट लाइन, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा द वैल्यू ऑफ ए विल बी 0, क्योंकि इसका इंडेक्स है, एंड देन उस 0 को किससे रिप्लेस करना है, ए वेरिएबल से, एंड देन आखिरी में ये टर्मिनेट होगा एक सेमी कॉलन के साथ में। रन करूंगा, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको क्लोज करूंगा, उसके बाद जाके वो थ्रेड क्लोज होगा। अब हम बात करेंगे न्यू थ्रेड पे। नाउ ये खुल गया, फिर उसके बाद मैं टाइप करता हूँ नेवियर। तो खुलने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेवियर, द वैल्यू ऑफ जेड विल बी नेवियर, एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं एक कैरेक्टर क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा विच इज़ एट द रेट, एंड उसके लिए जो उसकी एस की वैल्यू है 64 वो प्रिंट हो जाएगी।